Sonia Dubey and I welcome you all in this new video of the series Basics of Python. This is lecture 1 and in this video we are going to learn what are tokens in Python, and after that we will see basic input and output in Python. So the first question is, what is token? If this question is being asked in your college viva or any interview, then the one line answer is token is the smallest individual unit of any program. तो हम कोई भी प्रोग्राम या कोड लिखेंगे तो उसका जो सबसे छोटा यूनिट होगा उसे हम टोकन कहेंगे. तो चलो अब लैपटॉप में कोड देखते हैं और मैं बताती हूँ कि कौन सा पार्ट कौन सा टोकन है. ओके, तो मैं स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि पाइथन में टोटल 5 टाइप के टोकन्स होते हैं: कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, पंक्चुएटर एंड ऑपरेटर. ठीक है, तो अब ये जो देख रहे हो आप, ये आईडीएलई की स्क्रीन है और यहाँ पे मैं पहले कोड लिखने वाली हूँ. ये है मेरा कोड. अभी कोड क्या बोल रहा है उस पर ध्यान मत दो, अभी बस हम देखेंगे कि किस इंडिविजुअल यूनिट को यानी किस टोकन को हम क्या बोलते हैं. और अगर अभी ये नहीं समझ आ रहा है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इसके बाद मैं डिटेल में बताने वाली हूँ इसी वीडियो पे, तो जस्ट इस वीडियो को लास्ट तक देखो. ठीक है, तो अभी बस बता रही हूँ मैं कि कौन सा टोकन कौन सा कहलाता है. तो पहले हमारे पास फॉर. तो फॉर क्या है? फॉर है हमारा कीवर्ड. ओके, फिर उसके बाद आ गया आई है हमारा आइडेंटिफायर. ठीक है, फिर उसके बाद आ गया इन. तो इन जो है वो भी है हमारा कीवर्ड. फिर रेंज, इसको छोड़ दो. फिर 1 और 10 जो है वो एक वैल्यू है तो वो कहलाएंगे लिटरल्स. फिर उसके बाद है ये कोलन. तो ये कोलन जो है ये कहलाएगा पंक्चुएटर. फिर इफ आ गया. इफ भी क्या है? इफ भी एक कीवर्ड है. फिर आई आ गया वापस से, तो आई आइडेंटिफायर है. फिर टू जो है, टू भी एक वैल्यू है तो टू भी क्या कहलाएगा? लिटरल. फिर है डबल इक्वल टू क्या कहलाएंगे? हमारा ऑपरेटर कहलाएगा. अभी इसको इक्वल ये ऑपरेटर के अंदर आएगा इक्वल्स डबल इक्वल टू. अभी ये इक्वल अलग है तो ये समझ जाओ कि डबल इक्वल टू क्या है? ये ऑपरेटर है. फिर जीरो वापस से क्या है? एक वैल्यू है तो जीरो भी आएगा लिटरल के अंदर. फिर आ गया हमारा कोलन. तो कोलन वापस से क्या है? पंक्चुएटर. फिर प्रिंट को छोड़ दो और फिर ये है आई भी क्या है? एक आइडेंटिफायर. ठीक है, तो अब इस पूरे कोड में एक चीज नोटिस करो कि ये जो फॉर है, इन है, इफ है, ये सारे ऑरेंज कलर से लिखे हुए हैं. तो ऑरेंज कलर से आइडियली में जो भी लिखे दिखते हैं वो बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं. आप कुछ और भी इन्वायरमेंट में कोड कर सकते हो जैसे कि विजुअल स्टूडियो, उसमें अलग तरीके से लिखे होंगे. बट मैं विजुअल स्टूडियो इसलिए प्रेफर नहीं कर रही हूँ क्योंकि विजुअल स्टूडियो में ना ऑटोमेटिकली सजेशंस आने लगते हैं. लाइक फॉर लिखा तो फिर वो कुछ दे देगा, रेंज लिखा तो कुछ दे देगा. बट मैं उसको इसलिए प्रेफर नहीं कर रही हूँ क्योंकि उससे ना प्रैक्टिस नहीं हो पाती और हमें ऐसे मैनुअली प्रैक्टिस करने की नीड है. क्योंकि जब आप प्लेसमेंट में कोड करने जाओगे तो उन लोग एक सिंपल सा आइडियली पकड़ा देंगे तो उसमें ना कोई सजेशन नहीं होते. और जब विजुअल स्टूडियो से करोगे तो आपको सजेशन की ना आदत लग जाएगी. इसलिए बेस्ट वे है कि अगर आप अभी बिगिनर हो तो ऑब्वियसली पाइथन आइडियली का ही यूज करो. ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये सारी चीजें क्या क्या होती हैं. अब इसके बारे में इन डिटेल. तो अब हम ना टोकन को 1 बाय 1 डिटेल में देखते हैं. तो पहला टोकन जो है हमारा वो है कीवर्ड. तो व्हाट इज कीवर्ड? अ कीवर्ड इज अ वर्ड हैविंग स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो देखो, कोई भी प्रोग्राम जो है वो हम लोग यहाँ पे आईडीएलई पे बेसिकली आईडीई पे लिखते हैं और फिर वो एग्जीक्यूट होने के लिए जाता है इंटरप्रेटर या कंपाइलर के पास. तो हर लैंग्वेज का स्पेसिफिकेशन रहता है कि कौन सी लैंग्वेज कंपाइलर यूज करेगी, कौन सी लैंग्वेज इंटरप्रेटर यूज करेगी. तो पाइथन जो है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है. तो पाइथन कोड एग्जीक्यूट करने के लिए भेजती है इंटरप्रेटर के पास. अब कीवर्ड क्या है? तो उस लैंग्वेज के इंटरप्रेटर को उस कीवर्ड की एक प्रॉपर डेफिनेशन पता होती है कि अगर मेरे पास फॉर आया तो मुझे ये करना है, अगर इफ आया तो मुझे ये करना है. लाइक उस लैंग्वेज के इंटरप्रेटर को पहले से उस वर्ड की एग्जैक्ट मीनिंग पता है. जब वो आएगा तो वो उस हिसाब से एग्जीक्यूट कर देगा. ठीक है, तो ये कीवर्ड है. यहाँ पे देख सकते हो आप ऑरेंज कलर से लिखे हुए हैं, वो कीवर्ड है. अब हर लैंग्वेज में ना अलग अलग कीवर्ड होते हैं और उनके इंटरप्रेटर या कंपाइलर को उनकी अलग अलग मीनिंग पता होती है. लाइक फॉर है वो इस लैंग्वेज में, पाइथन लैंग्वेज में उसका कुछ और मीनिंग है, किसी और लैंग्वेज में कुछ और भी हो सकता है. तो वो लैंग्वेज के बेस्ड पे डिसाइड होता है कि उसका क्या मतलब है. ठीक है,
तो पाइथन लैंग्वेज में ना टोटल 36 कीवर्ड्स होते हैं। यहाँ पे उसकी लिस्ट है, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जैसे जैसे कोड करते जाएंगे वैसे वैसे वो कीवर्ड्स दिमाग में आते जाएंगे, आपके दिमाग में रहेंगे, और आपको उनका यूज़ भी मैं जैसे जैसे हम लोग कोड करेंगे वैसे वैसे बताते जाऊँगी। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टोकन की तरफ, जो कि है आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या है? तो आइडेंटिफायर बेसिकली वो चीज़ है जो किसी को आइडेंटिफाई करती है। जैसे कि हमारे पास है वेरिएबल, वेरिएबल के बारे में तो सुना ही होगा। तो जैसे कि मैथमेटिक्स में वेरिएबल होता था, जिस वेरिएबल वर्ड से ही डिफाइन करता है कि जिसकी वैल्यू वेरी कर सकती है। जैसे मैथ्स में वेरिएबल होता था, जैसे कि एक्स की वैल्यू वो कुछ भी हो सकती थी। इस वाले क्वेश्चन में 2 है, नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 भी हो सकती थी। ठीक है, उसकी कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है, वो एक वेरिएबल है। सेम चीज होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। वेरिएबल बेसिकली एक कंटेनर है, खाली कंटेनर है, जिसके अंदर आप जो लगे वो वैल्यू पुट कर दो। लाइक एक कप है, आज मैं उसमें टी डाल रही हूँ, कल मैं उसमें कॉफी डाल दूंगी, तो बस कप जो है वो एक वेरिएबल है, उसके अंदर हमारे पास जो चीज़ें हैं वो चेंज होते जाएगी। तो वैसे ही वेरिएबल है। अब पाइथन में वेरिएबल बनाने के कुछ सर्टेन रूल्स हैं। जैसे कि पहला रूल है कि वेरिएबल एक कीवर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि जो कीवर्ड है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कि उसकी डेफिनेशन इंटरप्रेटर को पहले से कुछ और पता है, तो हमने कुछ और रख दिया। लाइक फॉर की वैल्यू इंटरप्रेटर को कुछ और पता है, हमने फॉर इक्वल्स टू आर्या लिख दिया, तो वो फॉर को जो उसमें पहले से प्री डिफाइंड है वही पता होगी, तो हम कीवर्ड के नाम का वेरिएबल नहीं बना सकते। दूसरी चीज, वेरिएबल बनाते टाइम उसमें सिर्फ अल्फाबेट्स होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए और अंडरस्कोर होना चाहिए, और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं चाहिए। थर्ड रूल ये है कि वेरिएबल के नेम के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। और फोर्थ रूल ये है कि नंबर तो होने चाहिए ना, एक नंबर हो सकता है वेरिएबल के नेम पे, बस नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाकर बताती हूँ हमारा पहला रूल फॉलो। चलो अब हम इस कोड को हटाते हैं और हम वेरिएबल के एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा नेम इक्वल्स टू आर्या, ठीक है, एज इक्वल्स टू 11। चलो मैंने 11 लिख दिया, तो अब 11 ही रख लेते हैं। तो नेम की वैल्यू अभी आ रही है, बट नेक्स्ट कोड में या नेक्स्ट लाइन पे ये चेंज हो सकती है। एज की वैल्यू अभी 11 है, बट ये चेंज हो सकती है। अब हम वेरिएबल बनाने का ना रूल देख लेते हैं। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग मैं इसका नाम योर अंडरस्कोर नेम ऐसे रख सकती हूँ। योर अंडरस्कोर नेम इज द करेक्ट वन। बट अगर मैंने लिखा योर स्पेस नेम तो ये इनवैलिड है। ठीक है, ये वाला इनवैलिड है। उसके बाद मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, नेम 1 इक्वल्स टू आर्या, और मैंने डाला नेम 2 इक्वल्स टू अंकित। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैंने 1 और 2 जो है वो नंबर्स यूज किया है, बट वो नंबर मैंने स्टार्टिंग पे नहीं लगाया। तो नेम 1 एंड नेम 2 इज अ वैलिड वेरिएबल नेम, बट 2 नेम 1 नेम इज द इनवैलिड वेरिएबल नेम। ठीक है, इसके बाद मैंने जैसे योर अंडरस्कोर की जगह @ लगा दिया योर नेम, तो ये क्या है, ये एक इनवैलिड वेरिएबल नेम है, क्योंकि इसमें मैंने अंडरस्कोर की जगह कोई और स्पेशल कैरेक्टर यूज कर दिया, वो है @ तो इसके बाद ना मैं होमवर्क भी दूंगी आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा वेरिएबल नेम वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड टाइप का टोकन, जो कि है लिटरल। तो अब लिटरल क्या होता है? लिटरल एक ऐसी वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू डिफाइंड होती है। ठीक है, जैसे मैंने नेम इक्वल्स टू आर्या दिया है, तो ये आर्या जो है ना, ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा, तो इसे हम कहते हैं लिटरल। जैसे कि मैंने पुराने वाले एग्जाम्पल से लिखा हुआ था 1 10 2 0, ये सारे क्या है, ये सारे वैल्यू है। ये वो वैल्यू जो हमने किसी वेरिएबल को दिया हुआ था, तो ये कांस्टेंट है, इसे ही हम लिटरल बोलते हैं। तो आप शॉर्टकट में ना ऐसे समझ लो कि मैथ्स में जो भी वेरिएबल होते थे वो आइडेंटिफायर है या फिर वेरिएबल ही है, और जो कांस्टेंट होते थे वो लिटरल है। ओके, अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ टाइप का टोकन, जो कि है ऑपरेटर। ऑपरेटर जैसा मैथ्स में होता था बस वैसे ही है, बस कुछ चीजें एडिशनल है। तो हम पहला ऑपरेटर देखेंगे जो है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर। उसके लिए मैं पहले ये पूरी चीजें हटा देती हूँ। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम पहले देखते हैं प्लस, जस्ट अ नॉर्मल थिंग प्लस। इसको मैं ना एग्जीक्यूट करके भी दिखाऊंगी। जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट 1 + 2, और इसे हमने रन किया। रन करना होता है F5 से।
एंटर, ये हो गया हमारा 3। ठीक है, तो मैंने प्रिंट किया 1+2 और ये हमारे पास आ गया 3। ये था हमारा प्लस ऑपरेटर। अब सेकेंड ऑपरेटर हम देखेंगे माइनस। माइनस में मैंने प्रिंट किया 2 - 1 और ये सिंपली F5 से रन किया और ये हमारे पास आ गया 1। ओके, अब दूसरा ऑपरेटर है हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश। ये हम इसे फॉरवर्ड स्लैश की तरह यूज करते हैं, बट ये बेसिकली है डिवीजन। यहाँ पे मैंने किया प्रिंट 10 एंड देन /2। ओके, फिर इसको रन किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5.0। तो ये वाला जो है, ये वाला जो डिवीजन है, इसे हम डिवीजन बोलेंगे और यूज हम क्या करते हैं इसके लिए, फॉरवर्ड स्लैश। इसका जो भी आंसर आएगा ये हमेशा पॉइंट पे आएगा। अगर वो फुल्ली डिवाइड भी हो रहा है तो भी 5.0, जैसे कि आपने पहले देखा, तो ये हमेशा पॉइंट पे लिखा आएगा। ओके, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिवीजन। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं हमारा तीसरा ऑपरेटर जो कि है ये परसेंटेज साइन। ये परसेंटेज साइन दिख रहा है बट इसे हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस और इसका काम होता है रिमाइंडर फाइंड करना। जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट 10 एंड देन मॉड्यूलस 3। ठीक है, तो अब ये हमारे लिए रिमाइंडर फाइंड करेगा। रिमाइंडर कितना बचा, 1। ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास दूसरा ऑपरेटर जो कि है डबल एस्ट्रिक साइन। इससे हम लोग ये होता है एक्सपोनेंट के लिए। ये होता है एक्सपोनेंट के लिए, जैसे कि मैंने लिखा प्रिंट 2 डबल एस्ट्रिक एंड 3। इसको हमने फिर रन किया तो हमारे पास आ गया 2⁻³ का आंसर जो कि है 8। फिर उसके बाद एक तो मैं मेन बताना ही भूल गई जो कि हमारा सिंगल एस्ट्रिक, और ये एज यूजुअल ये है मल्टीप्लाई, इसमें कोई चेंज नहीं है। 2 × 3 ये मैंने किया, इसे रन किया तो इसका आंसर आ गया 3 × 2 = 6। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास एक और ऑपरेटर बचा हुआ है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, बेसिकली डबल फॉरवर्ड स्लैश। इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल डिवीजन। ओके, तो इसमें क्या होता है, हमने जैसे ये पुराने वाले में देखा था प्रिंट 10 /2, इसमें जो आंसर आया था वो डेसिमल में आ रहा था, 5.0 आ रहा था, बट इसमें ना सब कुछ सिर्फ इंटीजर में आएगा। लाइक मैंने प्रिंट किया, प्रिंट करती हूँ मैं 10 10 /3 और फिर मैं प्रिंट करती हूँ और 10 और /3। अब इन दोनों के रिजल्ट में हम डिफरेंस देखते हैं। इसे रन किया तो ये देखो, जो पहले वाला था जिसमें हमने सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश लगाया था, इसका आंसर था 3.33335, बट जो दूसरा वाला था इसने सिर्फ इंटीजर में हमें वैल्यू दिया, सिर्फ 3 दिया। तो ये थे सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर, बट ऑपरेटर और सारे टाइप के होते हैं पाइथन में, पर वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी सिर्फ इनका नाम देख लो, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे बाकी के भी सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, तो ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं बताते जाऊंगी। फिर हमारा है लास्ट टाइप का ऑपरेटर जो कि है पंचुएटर। ओके, तो मैं इस सब को इरेज कर देती हूँ और अब हमारे पास पंचुएटर में क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले है कोलन। जब हम कोलन लगाते हैं, जैसे कि C++ अगर जिसने सीखा होगा तो हम लोग किसी भी चीज़ के बाद ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाते थे, तो कर्ली ब्रैकेट से क्या होता था, कोड उसके अंदर चले जाता था, यानी जो ऊपर वाली लाइन है उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लगाया तो वो उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर का जो भी कोड है वो उस ऊपर वाली लाइन के रिस्पेक्टिव में चलेगा। तो जैसे कि मैंने लगाया यहाँ पे एक सिंपल कोड बनाती हूँ मैं, फॉर I in रेंज 1 से लेके 5 तक। ठीक है, और यहाँ पे हम लगाते कोलन। कोलन को जैसे ही एंटर करोगे वैसे ही ना ये थोड़ा सा गैप देकर आ जाएगा, ये एक टैप का गैप होता है और इससे हम पाइथन में बोलते हैं इंडेंटेशन। तो पाइथन में ना इंडेंटेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आप इसके बाहर लिख दोगे तो वो जो कोड है, मतलब वो उसके अंदर नहीं जाएगा, ये फर्स्ट वाली लाइन के अंदर नहीं जाएगा आप जो भी कोड लिखोगे। बट अगर आप टैब के बाद लिखोगे तो वो कोड जो है वो इस ऊपर वाली लाइन के अंदर चला जाएगा, वो उसके रिस्पेक्टिव में फॉलो होगा। जैसे मैंने ये ऊपर वाला लिखा, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया प्रिंट I। अब इसका ना रिजल्ट देखो,
इसने 1 2 3 4 प्रिंट किया, अब इसने 5 क्यों नहीं प्रिंट किया ये मैं फॉर लूप समझाते टाइम बताऊंगी। अगर मैंने इसको यहाँ पे लिख के फिर रन किया, एरर आ गई, होता है इंडेंटेशन एरर, क्योंकि यहाँ पे कोई ओके उसके बाद बाकी का पंचुएटर है ये कर्ली ब्रैकेट्स, ये पाइथन में भी होता है पर इसका यूज ना थोड़ा डिफरेंट है। तो अब है हमारे पास ये कर्ली ब्रैकेट्स, इसका ये पाइथन में भी कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं पर इनका यूज ना वैसा नहीं है जैसे सी लैंग्वेज में होता था, ये सेट और डिक्शनरी के लिए यूज होता है। अब वो कैसे यूज होता है वो भी मैं आगे बताऊंगी। उसके बाद है हमारे पास ये बिग ब्रैकेट्स, ठीक है, ये यूज होता है लिस्ट और या फिर हम कह सकते हैं एरे के लिए। फिर है हमारे पास सिंगल कोटेशन मार्क, ये होते हैं स्ट्रिंग के लिए, जैसे इसके अंदर मैं लिख सकती हूँ आर्या, तो ये बन गया एक स्ट्रिंग। फिर दोबारा हमारे पास होता है डबल कोट्स, इन डबल कोट्स के अंदर भी स्ट्रिंग जाती है, इन डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे वो स्ट्रिंग चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने आर्या लिख दिया तो ये भी एक स्ट्रिंग बन गया। इसके अंदर मैं अगर 2 लिखूंगी ना तो वो भी स्ट्रिंग ही बन जाएगा, 2 अब इंटीजर नहीं रहेगा। अब ये स्ट्रिंग क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ये सब डेटा टाइप्स है और ये डेटा टाइप ना हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो पंचुएटर के लिए अभी बस इतना ही, ठीक है। अब हम देखते हैं वेरिएबल में असाइन कैसे करते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले मैंने ले लिया मैसेज, कि मैसेज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब इसके बाद मैंने करवाया प्रिंट मैसेज, तो ये प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो अब हमने देखा मैसेज जो है, मैसेज क्या है, मैसेज एक वेरिएबल है, इस पे हमने एक वैल्यू डाली, एक मैसेज डाला बेसिकली, और ये मैसेज डबल कोट्स के अंदर है, तो डबल कोट्स के अंदर जो भी है वो स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होती है। तो जब हमने प्रिंट मैसेज करवाया तो हमारे पास प्रिंट हुआ हेलो वर्ल्ड। तो ये है एक वे वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन करने की। हम मैसेज के अंदर अगर 2 वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास प्रिंट होकर आएगा 2। ओके, अब दूसरा वे है हमारे पास, जैसे मैं नहीं चाहती मेरे पास एक वैल्यू है, मेरे पास एक वैल्यू, वो मैं सारे वेरिएबल्स मतलब बहुत सारे वेरिएबल मल्टीपल वेरिएबल को देना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैं ऐसे कर सकती हूँ a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 10। अब मैंने प्रिंट करवाया a, तो देखो हमारे पास क्या आता है, a प्रिंट करवाने में हमारे पास आया 10। अगर मैं c प्रिंट करवाती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, तो भी आया मेरे पास 10। तो इसे कहते हैं मल्टीपल असाइनमेंट, ठीक है। इसमें हम मल्टीपल वेरिएबल में एक ही वैल्यू असाइन करते हैं। यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल थे हमारे a b c और हमारे पास एक ही वैल्यू थी जो की थी 10, ठीक है। अब इसके बाद अगर नॉर्मली मुझे ऐसे असाइन करना होता है a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू 9, ऐसे लाइन चेंज कर करके मुझे अगर असाइन करना नहीं सही लगता तो इसके लिए मेरे पास दूसरा वे है, a कॉमा b कॉमा c, फिर मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू लगा दिया। अब मैं अगर इसकी वैल्यू असाइन करती हूँ 10 20 30, तो अब देखो, अब इसके बाद जब मैं रन करती हूँ तो c की वैल्यू मैंने c प्रिंट करवाया था तो c की वैल्यू ऑटोमेटिकली 30 आ गई। अगर मैं b प्रिंट करवाती हूँ तो ऑटोमेटिकली 20 आ जाएगा। तो ये कैसे हुआ, ये हमने जब यहाँ पे कॉमा लगाया a कॉमा b कॉमा c और यहाँ पे इक्वल टू a की इक्वल टू लगाया, फिर बाकी सब कुछ कॉमा में 10 कॉमा 20 कॉमा 30, तो ये जो है ना ये वेरिएबल रिस्पेक्टिव वैल्यू ले लेता है, a की वैल्यू रिस्पेक्टिवली 10, b की 20, c की 30, ठीक है। ये हो, इसे कहते हैं असाइनिंग मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। अब हम देखने वाले हैं स्टैटिक एंड डायनेमिक वेरिएबल। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम लोग जब C में किसी वेरिएबल पे कोई वैल्यू असाइन करते थे तो हमें पहले बताना पड़ता था कि हम उस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू डाल रहे हैं। लाइक अगर याद हो तो C में ऐसे लिखना होता था इंट x इक्वल्स टू दिस कैरेक्टर, y इक्वल्स टू, फिर हम लोग कोई कैरेक्टर देते हैं, इस तरीके से हमें करना होता था C में। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने लिखा a इक्वल्स टू हेलो, सॉरी x इक्वल्स टू हेलो डाला मैंने और फिर प्रिंट करवाया x को, तो ये प्रिंट हो गया हमारा हेलो, ठीक है। वहीं दूसरी ही लाइन पे मैंने कर दिया x इक्वल्स टू 2 और फिर मैंने प्रिंट करवाया x को,
तो अब x की वैल्यू जो है ना वो ओवर रिटन हो गई और हमारे पास आ गया 2। तो इसमें कोई भी एरर नहीं आया, मतलब हमारे पास जो वेरिएबल है उसमें हम किसी भी टाइप की वैल्यू दे सकते हैं, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। ऊपर मैंने स्ट्रिंग दिया है, नीचे मैंने इंटीजर दिया है। तो पाइथन में ये वाली प्रॉब्लम है ही नहीं कि ये वेरिएबल इंटीजर के लिए तो इसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज आएगी, ठीक है, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब हम देखते हैं पाइथन में नॉर्मली इनपुट कैसे लेते हैं। सपोज मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मैं पहले पूछना चाहती हूँ व्हाट इज योर नेम, और फिर जैसे तुमने बताया कि तुम्हारा नाम आर्या है तो मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ हेलो आर्या। दैट सिंपल। तो पहले मैंने एक वेरिएबल लिया नेम इक्वल्स टू, अब हमें इनपुट लेना है, यूजर से इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम लोग एक फंक्शन यूज करेंगे इनपुट। अब ये फंक्शन वगैरह जो है वो भी हम बाद में देखेंगे। तो मैंने अभी सिर्फ इनपुट लिया है और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ व्हाट इज योर नेम, और फिर मैंने ब्रैकेट्स क्लोज किए। अब नेम की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आएगा। फिर मैं एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहती हूँ हेलो, और फिर जो भी नेम था हमारा, जो भी यूज़र नेम देगा वो नेम प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसको कंट्रोल F किया। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज़ योर नेम, मैंने डाला आर्या, तो इसने प्रिंट कर दिया आर्या, ठीक है। तो बस इतना ही सिंपल होता है पाइथन में इनपुट लेना। पर अगर मुझे कुछ इंटीजर लेना तो इसके लिए थोड़ा सा अलग है। लाइक मैंने अभी हम नेम ही रहने देते हैं, यहाँ पे इंट लगाना होता है। जब हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए तो हमें यहाँ पे इंट लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो उसे भी एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। व्हाट इज योर नेम, अब मुझे देना पड़ेगा 6। अब इसने 6 प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब 6 का जो डेटा टाइप है वो होगा इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंट लगाया हुआ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। यहाँ स्क्रीन में मैंने कुछ वेरिएबल के नेम दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, ये वीडियो पॉज करना है और यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा वेरिएबल नेम वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है, और इसके आंसर आप ना कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अब हम मिलेंगे दूसरे लेक्चर में और उसमें हम देखेंगे डेटा टाइप्स इन पाइथन। सो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।